What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 4 of our GNG 3.0 और आज कैश फ्लो में तुम लोग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे और तुम्हें और बेटर वे में चीजें समझ में आने लगेंगी। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं कैश फ्लो। जाके अटेंडेंस लगा दो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज का वीडियो आज पहले देख लिया होगा क्योंकि मैं ये सेकंड टाइम शूट कर रहा हूं। मतलब तुम सोच रहे हो एक बार मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं 1.5 घंटे का और देखने के बाद मुझे ही मजा नहीं आया। फिर लगा चल यार कोई बात नहीं रीशूट करते हैं, बट मजा आना चाहिए बच्चों को। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था, है ना। अब आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये और अच्छा क्वेश्चन है और कुछ और नई चीजें आप यहां पे सीखोगे कैश फ्लो में। ठीक है, आज वाली वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है और आज मोस्ट प्रोबेबली आपकी सारी एडजस्टमेंट्स भी खत्म हो जाएंगी। इसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट है वो तुमको आज करा दूंगा, मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले जल्दी से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लो। परफेक्शन के साथ सीख रहे हो ना कैश फ्लो। कल रिवीजन करा संडे को बैठ के सारा का सारा रिवीजन करके तुम्हें और क्लैरिटी आ गई होगी वैसे तो। आओ जरा देखें। सबसे पहले पर्टिकुलर्स अमाउंट वगैरह तो लिख लोगे ना यार। पर्टिकुलर्स अमाउंट सबसे पहले लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फुल फॉर्म यूज कर लेना ना लाइको, हाथ जुड़वा लो। ये मत करके आना काम, ये तो मैं समझा रहा हूं, मुझे कम टाइम में ज्यादा चीजें बतानी है इसलिए ऐसा लिख देता हूं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब सबसे पहले क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है सर। यहां से हम किस पे आते हैं? एडजस्टमेंट्स करते हैं इसके अंदर। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं, कुछ चीजें लेस हो जाती हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ये था हमारे पास एनपीबीटी। यहां से हम आ जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद बच्चों सीए और सीएल एडजस्ट करने के बाद हम आ जाते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे। लो सर, ठीक है। अगर इनकम टैक्स होगा तो इसमें से इनकम टैक्स माइनस करेंगे और फाइनली आपका खत्म ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें तो आप सब जानते ही हो क्या क्या आता है। फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें भी आप सब जानते हो। एक वर्किंग नोट हम बना लेते हैं जल्दी से, हमेशा की तरह एनपीबीटी का, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप। जो भी होगा वो लिख लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, हटा दूंगा। ठीक है, चलो जल्दी से फटाफट से पहले तो फॉर्मेट तैयार करा करो। हमेशा सबसे पहले फॉर्मेट रेडी कर लिया करो कि क्या फॉर्मेट है, कैसे करना है, वो सब एकदम रेडी रखा करो। ठीक है, चलो जी देखो। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड 31 मार्च 21 से 22 ऐसे देखेंगे। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल। अब देखो बच्चों, कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, सर अगर शेयर कैपिटल में सपोज पिछले साल भी 12 लाख हो और इस साल भी 12 लाख हो फिर हम क्या करेंगे? बेटा अगर प्रीवियस ईयर भी 12 लाख था, इस ईयर भी 12 लाख है, इसका मतलब ना तो तुमने नए शेयर इशू करे, ना ही किसी शेयर का रीपेमेंट करा, यानी ना पैसा आया ना गया, आप उसको इग्नोर कर दोगे। कैश फ्लो में चीजें तभी आएंगी जब ये वैल्यूज चेंज हो रही होंगी। अगर चेंज नहीं हो रही तो सेम है, फिर आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अभी यहां पे फिलहाल देखो 12 से 14 हो गया, 2 लाख से बढ़ गया, यानी नए शेयर इशू करे। अभी तक तो हैबिट हो गई होगी इशू ऑफ शेयर्स। चलो सर, इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख रुपए सर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसके बाद क्या है? वी हैव रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 डला हुआ है इस बार, तो हम नोट्स देखेंगे सीधा। नोट्स में क्या है सर? नोट्स में देखो, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर 290 और 180, 290 एंड 180, 290 एंड 180, तो 2
90 माइनस 180 00011, 1,10,000 तो ये आ गया बेटा। ठीक है, उसके बाद देखो अब ये नई चीज है जो अभी तक नहीं आई थी। ठीक है, देखो जनरल रिजर्व में पिछले साल 4 लाख रुपीस थे, इस साल 450 है, यानी कि 4 लाख से 450 रिजर्व बढ़ गया। इसका मतलब क्या, मैंने कुछ पैसा रिजर्व में डाल दिया होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व आ गया ना, रिजर्व बढ़ गया, इसका मतलब कुछ पैसा रिजर्व में डाला है। तो 4 लाख से 450 कितना पैसा रिजर्व में डाला होगा सर? 50,000। ये 50,000 कहां से निकाल के डाला होगा? प्रॉफिट में से। तो इसको वापस जोड़ना चाहिए ना प्रॉफिट में, तभी तो टोटल प्रॉफिट आएगा तुम्हारे पास, है ना। तो 4 लाख से 450 जितना भी बढ़ा वो ट्रांसफर टू रिजर्व है। ठीक है, 50,000 ट्रांसफर टू रिजर्व है सर, उसको आप यहां पे प्लस करोगे। ट्रांसफर टू रिजर्व ऐसे करते हैं। तो अब तुम लोगों को यह पता होना चाहिए कि एनपीबीटी में जो ट्रांसफर टू रिजर्व होता है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस से ही मिलता है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस से आपको दो चीजें मिल सकती हैं, कौन कौन सी? प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, दूसरा रिजर्व भी वहीं से मिलेगा, बाकी उसमें नहीं मिलेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ना इंटरिम डिविडेंड, ना प्रपोज डिविडेंड, ना प्रोविजन फॉर टैक्स, तीनों अलग से मिलेंगे। लेकिन रिजर्व्स एंड सरप्लस में मैक्सिमम दो चीजें मिलेंगी आपको, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा ये भी मिलेगा। ठीक है, बढ़िया सर। सर क्या कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें सिर्फ रिजर्व ही दिया हुआ हो, P&L दिया ही ना हो? ऐसा भी आ सकता है। तो फिर आप रिजर्व का ही करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर देंगे, बस सिंपल। ओके, ठीक है सर। शेयर होल्डर्स फंड्स डन हो गया बेटा हमारा, शेयर होल्डर्स फंड्स डन है। करंट लाइबिलिटी, सर नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है क्वेश्चन में, बढ़िया, कोई बोरोइंग नहीं, डिवेंचर नहीं, लोन नहीं, बढ़िया हो गया, बल्ले बल्ले होगी ये तो। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल बेटा अगर हमारे पास बढ़ गया तो हम भी बढ़ा देंगे, घट गया तो हम भी घटा देंगे। ठीक है, जरा देखो क्या दिया हुआ है, 210 से 268 तो 58,000 से बढ़ गया, 210 से 268 58,000 से बढ़ गया, तो आप भी बढ़ा दो, 58,000 प्लस कर दो। ऐड कर देंगे, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, ये बढ़ गए हैं तो आप भी प्लस कर देंगे। इसके बाद आता है बच्चों अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब होता है कि इस साल हमने अभी तक ये डिविडेंड दिया नहीं है। अनक्लेम्ड का मतलब है कि हमने अभी तक ये डिविडेंड दिया नहीं है। ओके, तो सर इसका क्या करूं मैं, जो डिविडेंड नहीं दिया है? देखते हैं कि डिविडेंड देना कितना था। आओ चलो, सबसे पहले यही देखते हैं कि डिविडेंड देना कितना था। डिविडेंड दिया होगा नीचे अलग से, ये रहा देखो। अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि जो करंट ईयर का डिविडेंड है उसको तो बिल्कुल इग्नोर कर दो, जो करंट ईयर का डिविडेंड है उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। तो ये 72,000 तो काटा मार दो, देखना भी नहीं, इग्नोर। प्रीवियस ईयर 60 का प्रॉमिस किया था, कितना प्रॉमिस किया था? 60 का। तो मैंने आपको क्या बोला था, इसी को पेड मानो, इसी को अगले साल के लिए प्रपोज्ड मानो। 60 ही पेड है, 60 ही प्रपोज्ड है। तो एक तो ये 60 जो है ना, ये प्रपोज डिविडेंड यहां पे टिप में प्लस करो, यहां पे प्रपोज डिविडेंड 60,000 प्लस कर दो, ये हमने प्लस कर दिया। तो ट्रांसफर टू रिजर्व आ गया, प्रपोज डिविडेंड हमने प्लस कर दिया। ठीक है सर, और क्या दिया हुआ है? यही 60 को बच्चों हम क्या मानते हैं? इसी को हम मानते हैं पेड, इसी को पेड मानते हैं ना। लेकिन क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज में मुझे दिखाई दिया कि भैया 4,000 रुपए का अनक्लेम्ड है। अनक्लेम्ड का मतलब होता है कि ये डिविडेंड अभी हमने दिया ही नहीं है, समझे? अब एक बात समझना मेरी, 60,000 का डिविडेंड जो मैं अगले साल के लिए प्रपोज कर रहा हूं बच्चों, तो वो तो 60,000 पूरा प्रॉफिट में से निकाल के साइड में रख दिया मैंने, तो वो तो पूरा 60 ही ऐड होगा। लेकिन जब डिविडेंड देने की बारी आई तो क्वेश्चन बहुत क्लियरली बोल रहा है कि 4,000 अभी तक नहीं दिया है। तो 60 में से अगर 4 नहीं दिया है तो कितना दिया है? 56। डिविडेंड पेड 56 को मानोगे। ये बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है और बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस में होती है। ये 56 आपका डिविडेंड पेड बनेगा। तो शेयर्स पे आपने 56 का डिविडेंड दिया है। ये कैसे आया, समझ में आया? 60 था ना
करंट ईयर तो इग्नोर कर दिया, प्रीवियस ईयर में 60 था, तो 60 में से 4 क्वेश्चन में बोल रहा था कि अभी नहीं दिया, तो 56 दिया। और जो प्रपोज करोगे वो 60 ही करोगे, क्योंकि वो तो पैसा निकाल के साइड में रखना है। ओके, तो वो तो 60 ही आएगा। परफेक्ट हो गया, ठीक है सर, अभी समझे। लो बच्चों, ये बहुत कम क्वेश्चंस में दिखेगा आपको अनक्लेम डिविडेंड का एडजस्टमेंट, तो इसको बहुत ध्यान से करना है आपको। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम लोग नॉन करंट एसेट्स पे। फिर से हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, अकाउंट बनाओ। 8 लाख 12 लाख, 8 लाख 12 लाख प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। बारह लाख क्लोजिंग है बेटा, 8 लाख ओपनिंग है। आठ लाख ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। 8 लाख 12 लाख, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और क्या दिया हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमने बना दिया। अब देखते हैं और क्या दिया हुआ है। देखो बोल रहा है डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 80,000। जो करंट ईयर में डेप्रीसिएशन लगा है वो 80,000 रुपए है, ठीक है। जो डेप्रीसिएशन लगा है उसको तो यहां लिखते हैं, बाय डेप्रीसिएशन 80,000 रुपए, ये इस साल डेप्रीसिएशन लगा है, ठीक है। और क्या दे रहा है? और बोल रहा है एक मशीन, यहां पे ध्यान देना आप जरा, बोल रहा है एक मशीन जिसका कॉस्ट 80,000 है, एक मशीन जिसका कॉस्ट 80,000 है, ठीक है। हमें कॉस्ट से मतलब नहीं है। सर क्यों मतलब नहीं है? भाई आज की वैल्यू से निकलेगा ना प्रॉफिट या लॉस, तो फिलहाल कॉस्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बोल रहा है इसकी बुक वैल्यू है 30, यानी कि ये 80 की ली होगी, इस पे अभी तक 50,000 का डेप लग गया होगा, टोटल डेप। इस पे आज तक कितना डेप लगा? 50। हर साल कितना लगा उसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं ना कब खरीदी। जब भी खरीदी होगी 80 की खरीदी होगी, जिसपे आज तक का टोटल डेप 50 लगा, तो आज इसकी वैल्यू 30 है। ये दिया हुआ है, देखो बुक वैल्यू इसकी 30 है, बुक्स में ये 30,000 की है, ठीक है सर। इट वॉज सोल्ड, ये हमने बेच दी एट अ लॉस ऑफ 40% ऑन बुक वैल्यू। हमने बुक वैल्यू पे 40% लॉस पे बेच दी। अब सोचो 30 वाली मशीन कितने लॉस पे बेची? 40%, तो इसका 40% कितना आएगा? 12,000। तो क्या वैल्यू बचा? 28,000। 28,000 का बेटा सेल आ गया। एडजस्टमेंट देख रहे हो कितना बढ़िया था। इसने बोला एक मशीन जिसका कॉस्ट 80 है, कॉस्ट यानी जब भी मैंने ली होगी पास्ट में तो 80,000 की ली होगी, ठीक है। इसकी आज की वैल्यू 30 है, यानी इस पे टोटल डेप लगा होगा 50,000, जिसका हमें कोई काम नहीं है, वैसे ही मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया। आज की वैल्यू 30 थी, ये कितने लॉस पे बिकी? बोल रहा है 40% के लॉस पे। तो 40% निकाला, 30,000 का 40%, ये निकाला 30,000 का 40%, 12,000 का लॉस, ठीक है। तो 30 माइनस 12, ओ अभी गलती हो जाती, अच्छा वो देख लिया, हाँ अभी गलती हो जाती। 30 माइनस 12, 18,000 रुपए पे बेटा ये बिक गई। 18,000 रुपीज पे बच्चों ये बिक गई, है ना। तो चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 18 की सेल, 12 का लॉस, 18 की सेल और 12 का लॉस बाय बैंक। 18 की सेल बाय P&L, 12 का लॉस, ठीक हो गया। ठीक है सर, बस अब परचेज निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 12 लाख प्लस 30,000 प्लस 80,000, 13,10,000। 13,10,000 में से 8 लाख हटा दो तो 5,10,000 बच्चों इधर बैलेंस आ रहा है, ये आपका परचेज है। ये परचेज है, ठीक है। अब पोस्टिंग देखो, बैलेंस कहीं पोस्ट नहीं होता। पोस्ट क्या क्या होगा? डेप्रीसिएशन, सेल, लॉस, परचेज,
ठीक है ना। आओ सबसे पहले तो यही पोस्ट करते हैं। परचेज 5-10, सेल 18। परचेज तो है 5-10, 5-10 की परचेज है और 18,000 की सेल है। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। देखो ये तो परचेज सेल पोस्ट कर दी बच्चे। अब ये जो लॉस है 12,000 का, लॉस एक नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, तो ये ऐड बैक होगा। ठीक है, 12,000 ऐड होगा और क्या है, सेल परचेज हो गया। 80,000 का डेप्रिसिएशन है, वो भी ऐड होगा। 80,000 का डेप्रिसिएशन, वो भी ऐड होगा और 12,000 का लॉस, वो भी ऐड होगा। डेप्रिसिएशन ऐड हो गया बेटा और दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वो भी ऐड बैक कर दिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है और लॉस नॉन ऑपरेटिंग है, तो वापस से ऐड बैक कर दिया। बढ़िया हो गया सर, वेरी गुड हो गया है। तो चलो, और तो कोई एडजस्टमेंट भी नहीं दी हुई। दो ये तो इंफॉर्मेशन ही होती है बेटा, डिविडेंड तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये दोनों भी हम कर चुके हैं। चलो जी, इसके बाद कोई इंटेंजिबल एसेट भी नहीं है, तो मजा आ गया। करंट एसेट में इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री 2 से 3 10 बढ़ गया, 1 10 से, 1 10 से बढ़ गया तो हम लेस कर देंगे। 1,10,000 रुपये हम कर देंगे लेस। ये हमने लेस कर दिया। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, करंट एसेट में उल्टा चलता है। ठीक है सर, ओके। ट्रेड रिसीवेबल्स 5 से 580, ये भी बढ़ गए, तो हम इसको भी लेस कर देंगे। 80,000 रुपीज बेटा, ये भी लेस कर दो। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। इसके बाद हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं, इनका हमको कुछ नहीं करना, ये तो हमें फाइनल आंसर बताते हैं। 322 माइनस 4 हमारे पास था शुरू में 490 और लास्ट तक जाते जाते हो गया 322, तो 168 का ओवरऑल लॉस आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, बस सब डन है हमारी तरफ से। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा जल्दी जल्दी से भाई, कोई इंटरिम डिविडेंड नहीं आया, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं आया, तो फाइनल जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी? 110 और 50 160, 160 और 60 220, 220 का बच्चों एनपीबीटी हो गया। 2,20,000 रुपए का एनपीबीटी हो गया। लेस वाली कोई आइटम नहीं आई इस बार। ऐड करो 220 और 80 3 लाख, 3 लाख और 12 3,12,000, 3,12,000 का बेटा हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका फाइनल अमाउंट कितना आएगा? 58,000 पॉजिटिव का है, माइनस 1,10,000 माइनस 80,000, 1,32,000 माइनस का आ गया, तो 3,12 माइनस 1,32, 1,80, 180, यही 180 बच्चों बाहर भी आ जाएगा क्योंकि फाइनल अमाउंट यही है और तो कुछ है नहीं, तो इसी को बोल देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 180 ही बाहर आ गया। ठीक है बेटा, अब इधर आ जाओ। 5-10 नेगेटिव का है, 18,000 पॉजिटिव का है। 5-10 नेगेटिव का है, 18,000 पॉजिटिव का है, 492 नेगेटिव आ गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें बेटा, तो बस इशू ऑफ शेयर था और डिविडेंड पेड था। डिविडेंड पेड है तो वो पैसा गया होगा, वो हमें माइनस में रखना है। इशू ऑफ शेयर पैसा आया होगा, वो हमें पॉजिटिव में रखना है। तो 2 लाख माइनस 56,144,
144, इसको बाहर कर देंगे, इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब करते हैं A प्लस बी प्लस सी, तो हमारे पास कितना आएगा सर? 180 प्लस 144, 324 माइनस 492, देखो 168 नेगेटिव का आ गया। यही आना चाहिए था, 168 नेगेटिव का ही आना चाहिए था ना। अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने हैं? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है सर 490 के 490, तो 490 माइनस 168 322, देखो यही थे क्लोजिंग, ये थे बेटा हमारे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देखो क्वेश्चन में सिर्फ एक वो जो अनक्लेम्ड डिविडेंड वाला एडजस्टमेंट है, सिर्फ उसके लिए मैंने ये सवाल कराया था आपको, ठीक है, कि कभी भी दिया हो तो कैसे करना है। प्रपोज तो उतना ही करना है, प्रपोज तो उतना ही करना है, लेकिन जब पे करने की बारी आएगी तो पे 56 करेंगे। एक ये एक मशीन वाला एडजस्टमेंट, ये वाला एडजस्टमेंट आपको आना चाहिए कि किस तरीके से अगर मशीन की वैल्यू कम हो रही है और डायरेक्टली सेल नहीं दी हुई, लॉस दिया हुआ है, तो लॉस से कैसे सेल निकालते हैं, ठीक है। बाकी तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना नालायक हो कैश फ्लो की, बढ़िया होते चले जाओगे। जीएनजी के बाद भी मैं एक नई सीरीज भी लेके आऊंगा जिसमें हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसकी चर्चा तभी करेंगे। अभी फिलहाल हमारा फोकस जीएनजी पे होना चाहिए, ठीक है। चलो सर ये सवाल तो डन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लो फिर कराता हूं तुम्हें नया सवाल बहुत शानदार। लो इसका स्क्रीनशॉट पहले। आओ बेटा जी, अब ये डन है, बहुत स्क्रीनशॉट्स हो गए, समझ गए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से नया फॉर्मेट बनाओ। आज तुम्हें सवाल ही सवाल करने हैं, ठीक है ना। कैश फ्लो मजबूत कर लेना आज एकदम बढ़िया तरीके से। डे 4 है आज। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है सर। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है सर। अब तो तुम परफेक्ट हो गए उस काम में, मुझे पता है। आज तो तुम एकदम बढ़िया मेजॉरिटी चीजें एक ही बारी में समझ में आ रही होंगी, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है ना 3 दिन की। यही की है बच्चों, इशू ऑफ शेयर्स कराऊंगा तुम्हें, पार्टनरशिप कराऊंगा, इतने अच्छे से वो सारे सवाल कवर कर लेंगे जो एग्जाम में आते हैं, तो कुछ छूटेगा ही नहीं ना यार, है ना। देखो सबसे पहले हमें चाहिए एनपीबीटी। एनपीबीटी से हम कहां पे जाते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम कहां पे जाते हैं? कैश जनरेटेड पे। अब मैं वो नहीं लिख रहा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, तुमको पता है कि वो वहां पे लिखना है, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं आधी चीजें। एनपीबीटी का कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप, जो भी आएगा वो लिख दूंगा। चलो आओ शुरू करते हैं। हर सवाल, दूसरी बात मैं जो करा रहा हूं ना बेटा, स्पेशल क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया है, कुछ अलग है, जहां बच्चे अटकते हैं, तो वही सारे सवाल मैंने इसमें डाले हैं। जो क्वेश्चन सिंपल होंगे ना, जैसे ये करा दिया, अब इसके जैसे रिपीटेड 2-3 क्वेश्चन तुम्हें किताब में मिल जाएंगे, बट मैंने एक करा दिया ना, मुझे पता है तुम इसके जैसे सेम कर लोगे, बट नया आएगा तो उलझ जाओगे, इसीलिए नए वाली सारी चीजें कवर करी है मैंने, ठीक है। चलो देखो, इस बार दे रहा है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 8 से 10। 8 से 10 लिखो फटाफट से। इशू ऑफ शेयर 2 लाख, इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख रुपीस, ठीक है, ओके। रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में क्या क्या दिया हुआ है? पी एंड एल का बैलेंस दिया हुआ है, करंट ईयर 120, प्रीवियस ईयर 159, तो 120 माइनस 159, 30 40 50 39,000 रुपीज नेगेटिव का आ गया, ठीक है सर। 39,000 रुपीज नेगेटिव का आ गया। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करा है? 4 लाख से 5 20, तो 1 20 जनरल रिजर्व में गया, हाँ सर। 120 गया जनरल रिजर्व में,
120 यहाँ पे ऐड कर दो जनरल रिजर्व में। ठीक है सर, ट्रांसफर टू रिजर्व यहाँ आ गया। ओके, दो चीजें हो गई हैं, ये डन हो गया। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में क्या है सर? डिबेंचर्स हैं और 8% इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट की बात लास्ट में कराऊंगा। डिबेंचर का एडजस्टमेंट कर लो। 1 लाख के शुरू में थे, 150 के लास्ट तक जाते जाते हो गए बच्चों। यानी जो लोन है साल के शुरू में तो 1 लाख का था, आखिरी तक जाते जाते बढ़ गया, तो लोन और ले लिया। इसका मतलब हमने कितना और लिया? 50,000, 50,000 इशू ऑफ डिबेंचर्स। पैसा आ गया। अब देखो, मैंने तुम्हें इंटरेस्ट के केस में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स वाला केस करा दिया था ना, इसीलिए मैंने अब इशू वाला डाला कि इशू के केस में इंटरेस्ट कैसे एडजस्ट होगा। यही चीज होती है कि वीडियोस में सारी चीजें कवर हो जाती हैं, ये एक्सपीरियंस से आती है, ये नहीं रैंडमली कोई भी सवाल करा दिया। बहुत सोच समझ के एक सवाल डलवाता हूं बेटा मैं, तभी तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एज इट इज डिट्टो सेम आता है। ऐसे थोड़े ही बच्चों 4 मिलियन बच्चों ने सब्सक्राइब कर दिया, मतलब तभी करा ना, बच्चों को पता है कि एग्जाम में एज इट इज चीजें आती हैं। चलो, डिबेंचर्स की बात डन हो गई? हाँ सर, ये तो हो गया। ओके, तो ये भी डन हो गया। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग भी डन हो गया। इसका इंटरेस्ट रह गया, वो भी लास्ट में करेंगे। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल बेटा बढ़ गया, 40 से 60, 20,000 से बढ़ गया, तो 20,000 आ जाएगा इधर। ऐड करते हैं इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। ठीक है सर, लाइबिलिटी खत्म या रह गया कुछ और? खत्म। लाइबिलिटी साइड आपकी कंप्लीट। ओके सर, अब एसेट्स पे चलते हैं। एसेट्स में क्या क्या दे रहा है? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में मशीनरी है। मशीनरी के लिए हमेशा की तरह मशीनरी अकाउंट बनाओ। 5, 10, 7, 50। पाँच 10 7 50। ये ओपनिंग है बेटा, ये क्लोजिंग है। पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना यार, ठीक है, वो तुमको लिखना है। ओके सर, 5, 10 और 7, 50 तो मशीन की बात हो गई। और क्या दिया हुआ है मशीन में? एडजस्टमेंट है क्या कुछ मशीन के बारे में? डेप्रीसिएशन ऑन 30,000 ऑन मशीन। लो जी, सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन है कितने का? 30,000 रुपए का। 30,000 का डेप्रीसिएशन है। 30,000 का डेप्रीसिएशन। कोई सेल, कोई परचेज, कुछ ऐसा दिया हुआ है क्या? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पे है, न्यू डिवेंचर्स पे है, डॉक्यूमेंट नहीं है, डिवेंचर्स है। ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू एक्सपेंसेस, कुछ नहीं है। बढ़िया हो गया, तो डेप्रीसिएशन ही है बेटा बस। अब यहां से हम परचेज या सेल निकाल देंगे। देखो जरा किधर आ रहा है बैलेंस? 780। 780 में से 5, 10 हटा दो, 270। ये आ गया हमारे पास टू बैंक। दिस इज परचेज, दिस इज व्हाट? परचेज। ठीक है बेटा, ये हमारे पास परचेज आ गई। अब बैलेंस तो कहीं जाता नहीं है, तो डेप्रीसिएशन 30,000 यहां ऐड कर दो। डेप्रीसिएशन, और जो परचेज आया वो इन्वेस्टिंग में लिख दो। परचेज ऑफ मशीनरी, कितने का परचेज आया? 270 का। परचेज करा तो पैसा गया। ठीक हो गया बेटा। मशीन के बारे में तो यही दिया हुआ था। और क्या है नया सर इस क्वेश्चन में? ये तो सिंपल ही था। नया है बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं आया, इसमें आया। देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, पॉइंट नंबर 3। क्या दिया हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में? रेट ऑफ नॉन करंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, यानी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट भी होगा। ठीक है, ओके। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है कितने की? सर शुरू में तो थी 30 की, फिर बाद में हो गई 1 लाख की। अच्छा, तो इसको भी एक नॉर्मल एसेट के तरीके से अकाउंट बना लो बेटा, इसका भी 30 और 1 लाख। देखो जरा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का भी ना अकाउंट बना लो।
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसको भी आप नॉर्मल वैसे ही ट्रीट करो जैसे कोई मशीन वगैरह को ट्रीट करते हो ना, इससे डरना नहीं बिल्कुल भी कि ये क्या आ गया, कुछ भी नहीं, सेम जैसे कोई और एसेट वैसे ही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। 30 और 1 लाख, देखो यही तो दिया हुआ था। ओपनिंग बैलेंस जैसे यहां पे लिखा था ओपनिंग क्लोजिंग, वैसे यहां पे लिख रहा हूं ओपनिंग क्लोजिंग। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, 30 और 1 लाख, ठीक है। अब क्या इस पे एडजस्टमेंट थी कुछ, देखो बोल रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसकी कॉस्ट 30 थी हमने 40,000 में बेच दी एट द एंड ऑफ द ईयर। कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी बेटा जो 30,000 की थी, वो हमने 40 पे बेच दी। अब बताओ 30 वाली इन्वेस्टमेंट 40 में बेच दी तो प्रॉफिट हो गया? हाँ सर। 30 वाली इन्वेस्टमेंट अगर 40 में बेच दी तो यहां पे लिखूंगा बाय बैंक 40, 30 वाली 40 की बेची तो यहां पे टू P&L कितना हो गया हमारे पास 10, ये प्रॉफिट हो गया। देखो 30 वाली 40 में बेची तो एक तो सेल हो गया, सेल तो आपने इधर लिखा हमेशा की तरह, ठीक है ना, जब भी सेल होता है तो इधर लिखते हैं हम, राइट। और 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हमेशा इधर लिखते हैं, ये भी डन हो गया। हाँ सर, और क्या दिया हुआ है? और इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कुछ नहीं दिया हुआ, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो हम अलग से करेंगे एडजस्ट, यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पे कुछ भी नहीं है, तो हम सिंपली निकालेंगे यहां पे कि हमारे पास सर 40 इधर तो आ रहा है 140 में से 40 गया तो यहां पे 1 लाख का ही परचेज आ जाएगा टू बैंक। ये बेटा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल आया। अब देखो बैलेंस कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, सेल और परचेज ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40,000 में हमने बेची और 1 लाख की हमने परचेज करी, ये पैसा गया। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक हो गया? हाँ सर, ये भी ठीक हो गया। अब इसका क्या बचा? प्रॉफिट 10,000 रुपए का। देखो ये सेल हमने लिख दी, सेल लिख दी, परचेज लिख दी, अब बचा ये 10,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है बच्चों, प्रॉफिट क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये जो हमारा प्रॉफिट हुआ है इसको हम यहां पे लेस कर देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए, ये बच्चों हम लेस कर देंगे, ठीक हो गया। कोई भी प्रॉफिट हो सेल ऑफ एसेट पे वो यही आता है, ठीक हो गया सर। सर इसका इंटरेस्ट, अब देखो फिर से वही बात कि मेरे पास बच्चों साल के शुरू में 30,000 की इन्वेस्टमेंट थी और साल के लास्ट तक हमारे पास 1 लाख की बची। अब हुआ क्या है, ये जो 30 की थी ये तो हमने बेच दी, ये हमने बेच दी, कहाँ आके बेची? बिल्कुल लास्ट में आके यहां। तो ये 30 वाली तो हो गई नील और 1 लाख की नई खरीद ली तो वो 1 लाख ये आ गई। अब सर कब खरीदी उसका कोई डेट नहीं दिया हुआ, कब खरीदी कोई डेट नहीं है, बेची कब? बिल्कुल लास्ट में बेची। तो मैंने आपको क्या बोला, कभी भी इंटरेस्ट पे कंफ्यूजन हो तो ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट दे आना, शुरू के बैलेंस पे इंटरेस्ट दे आना। अब देखो ये वाली इन्वेस्टमेंट आपने लास्ट में बेची थी, पूरे साल तो रही ना आपके पास, तो ब्याज तो बैठता ही है ना उस पे। तो जब डेट्स नहीं होती ना, कब खरीदी कब बेची, तो आपको सिंपली ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट एडजस्ट करना है। तो 30,000 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट बैठता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% दे रहा है, तो 30,000 पे 10% 3,000 बैठ जाएगा। 3,000 का इंटरेस्ट हमको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000 बेटा। अब ये जो इंटरेस्ट इनकम होती है ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस होगा, यहां पे लेस होगा। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपए, यहां पे माइनस होगा। ये मैंने पहली क्लास में आपको सिखाया हुआ है कि एक्सपेंसेस लॉसेस ऐड बैक होते हैं, इनकम गेन माइनस होती हैं, ठीक है? हाँ सर ठीक हो गया, ये तो बढ़िया हो गया।
परफेक्ट, ये बात दोबारा से देखना, ये सवाल बढ़िया है। ठीक है सर, ओके। चलो सर, अब ये मशीन की बात भी हो गई। इंटेंजिबल एसिड्स, तो इंटेंजिबल एसिड भी थे इसमें, ओ माय गॉड, इसके अंदर इंटेंजिबल एसिड भी थे, हमने तो देखा ही नहीं। अच्छा हुआ, देखो इंटेंजिबल एसिड कितना है, 20 से 15, 20 से 15 बेटा कम हो गया। इंटेंजिबल एसिड अगर कम हो जाता है तो आपको क्या सिखाया मैंने, राइट ऑफ, राइट ऑफ मानो। 20 से 15 अगर कम हुआ तो 5000 हमने राइट ऑफ कर दिया, वो भी यहाँ ऐड बैक होता है, यहाँ पे ऐड करो 5000, थोड़ा डेप्रिसिएशन ऐसे लिख देता हूं, इंटेंजिबल एसिड रिटर्न ऑफ। इंटेंजिबल एसिड बेटा राइट ऑफ, अगर बढ़ जाता है तो परचेज मानते हैं, ये भी मैंने आपको लिखवाया है, और अगर कम हो जाता है तो राइट ऑफ मानते हैं। ठीक है, ओके सर, इंटेंजिबल एसिड राइट ऑफ हो गया, ये भी हमने लिख दिया। चलो भाई, अब एक बार सब कुछ ध्यान से देख लो। शेयर कैपिटल हो गया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया है, लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया, इंटरेस्ट बचा है, ट्रेड पेबल हो गया है, एसेट में हमने टेंजिबल का काम कर दिया, इंटेंजिबल का काम कर दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का काम कर दिया। अब बचता है बेटा हमारे पास यहाँ पे इन्वेंट्री, 420 से 630 ये बढ़ गई, 420 से 630, 210 से बढ़ गई, 210 से बढ़ गई, तो हम माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 210, यहां पे मैं लिख रहा हूं लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, बढ़ गया तो हमने लेस कर दिया। ठीक है सर, और क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स ये घट गए, कम हो गए, कम हो गए तो हम इसको ऐड बैक कर देंगे, 494, 320, 174, इनको ऐड बैक कर दो, 174 इनको ऐड बैक कर दो, ये है डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, कम हो गए तो हमने ये कर दिए ऐड बैक। ठीक है, और क्या है, उसके बाद है बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसका कोई काम नहीं है। अदर करंट एसेट नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 में हमें दिए हुए हैं बेटा एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले कुछ नहीं थे, अब 4000 हो गए हैं, तो बढ़ गए हैं, 4000 से बढ़ गए हैं तो हम लेस करेंगे, 4000 से बढ़ गए हैं तो हम लेस करेंगे। ये है इंक्रीज इन कैश जनरेटेड का काम तो फिलहाल दिख नहीं रहा, ये है इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है सर, और क्या है, और दी हुई है एक्रूड इनकम, ये 5 से 3 ये कम होगी बेटा, ये ऐड कर दो। ठीक है, 2000 ऐड कर दो, 2000 ऐड कर दो, ऐड कर दिया, क्या ऐड करा, ये कम हुई, डिक्रीज इन एक्रूड इनकम। वही करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी में सीधा सीधा जो हुआ वो करना है, करंट एसेट में रिवर्स उल्टा करना है। चलो सर, ये भी खत्म, हाँ सर ये भी खत्म हो गया। अब देखो सारे एसेट सारे लाइबिलिटीज डन, नोट सारे डन, डिबेंचर का इंटरेस्ट रह गया है बस। अब यहां पे देखते हैं, डेप्रीसिएशन हो चुका है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो चुका है, डिबेंचर की बात करनी है। देखो डिबेंचर जो था वो शुरू में कितना था, 1 लाख, फिर हो गया 150, ठीक है, फिर हो गया कितना 150, और देखो क्या बोल रहा है जो नए डिबेंचर्स है ना वो 1 अक्टूबर को इशू करे गए हैं, नए डिबेंचर 1 अक्टूबर को इशू करे गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास 1 अप्रैल पे 1 लाख के डिबेंचर थे, 31 मार्च पे 150 के डिबेंचर थे। ये क्लियर है कि 50,000 के नए डिबेंचर इशू करे गए हैं। अगर 50 के नए डिबेंचर हैं तो 1 लाख का लोन तो पूरे साल है ही, तो 1 लाख पे तो बेटा 8%, 8,000 तो देना ही है, ये तो देना ही है इंटरेस्ट, है ना, ये तो लोन है ही। 50 का और लिया, अब ये इसने बोला कि ये 1 अक्टूबर को लिया। देखो क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली बोला कि जो नए डिबेंचर्स हैं, द न्यू डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर। तो बेटा अगर 1 अक्टूबर को है ना तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीने का ब्याज बनेगा इस पे, 8% और 6 महीना, 55 into 8, 4,000,
4,000 का आधा 2,000 बैठेगा। 50,000 पे 8% इंटू 6/12, 2,000 बैठ गया। देखो तो जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बैठा वो 10,000 बैठा। समझ में आई बात? 1,00,000 पे 8% 8,000 और 50,000 पे 8% और 6 महीने। ठीक है, तो हमारे पास इंटरेस्ट बैठ गया 10,000 रुपए का। तो हम क्या करेंगे, एक तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000, ये हमने पे करा है, नीचे माइनस, सबसे ऊपर हमें करना पड़ेगा प्लस। भाई इसमें तो जगह भी नहीं बची। हाँ 10,000 यहाँ पे प्लस कर दूंगा, ये यहाँ कहीं आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये आ गया 10,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बच्चों मैंने प्लस कर दिया। उसके बाद सर और क्या रह गया, लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में शेयर इशू एक्सपेंसेस आए 10,000 रुपए के, यानी जो शेयर इशू करे हैं उस पर 10,000 का खर्चा आया है। अच्छा जी, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस आए अगर 10,000 रुपए के, तो पहले तो यहां लिखो इसको शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर्स पे रिलेटेड खर्चा हो गया ना बेटा, वो यहां आएगा 10,000 रुपए का खर्चा है, नीचे माइनस, अब ये भी नॉन ऑपरेटिंग है, शेयर रोज रोज थोड़ी ना इशू करते हैं, नीचे माइनस तो ऊपर प्लस, 10,000 रुपए के शेयर इशू एक्सपेंसेस भी यहाँ पे प्लस होंगे। सर जगह ही नहीं बची भाई, तुम कॉपी में एडजस्ट करना किसी तरीके से। शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये सब बेटा एनपीबीटी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने में हो रहा है ये सब, क्योंकि ये सब नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। इंटरेस्ट हो गया, शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गए, ये सब नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। ठीक हो गया, बस खत्म, और तो कुछ है ही नहीं, और कुछ नहीं है। कोई इंटरिम डिविडेंड नहीं था, कोई प्रपोज डिविडेंड नहीं था, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं था। तो फाइनल हमारा आंसर कितना आएगा सर, 120 माइनस 39, 81,000। 81,000 का बच्चों एनपीबीटी आ गया, एनपीबीटी आ गया 81,000। अब 81,000 में ये सब एडजस्ट करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखता हूं, 81,000 प्लस 5,000 का क्या है ये, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, हाँ ठीक है प्लस होगा, प्लस डेप्रिसिएशन 30,000, ओके, माइनस प्रॉफिट 10,000 का प्रॉफिट, माइनस 3,000 क्या माइनस हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है वो भी माइनस हो गया, प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है, और शेयर इशू एक्सपेंसेस 10,000, 1,23,000 रुपए। ठीक है सर, अब ये देखो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 174 था। अच्छा जी, इतना बड़ा अमाउंट था ट्रेड रिसीवेबल्स का। ट्रेड रिसीवेबल, हाँ ठीक है, मुझे ही बच्चों कभी कभी डाउट हो जाता है कि इतना बड़ा अमाउंट। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और ये प्लस का है, 174 प्लस 20 प्लस 2, ये प्लस के हैं, माइनस 210 माइनस 4,000, 18,000 रुपये नेगेटिव आ गया। 18,000 नेगेटिव आ गया बेटा, इनकम टैक्स वगैरह कुछ नहीं है, तो 18,000 और 123, 1,05,000 फाइनल आंसर आ रहा है। 1,05,000 आप कर दो बाहर। ठीक है, अब आ जाओ जरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे क्या है, 270 तो माइनस का है सर, परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, 1,00,000 सर और माइनस का है, ये क्या है, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, फिर उसके बाद 40,000 सेल, ओके, और 3,000 का इंटरेस्ट रिसीव्ड, ओके, तो माइनस का 327 ये आ रहा है, माइनस का 327 ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब आ जाओ आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। इशू ऑफ शेयर पैसा आया, करेक्ट, इशू ऑफ डिवेंचर पैसा आया, करेक्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हमने पे करा माइनस 10,000, ठीक है, शेयर इशू एक्सपेंसेस हमने पे करे माइनस 10,000, ठीक है, 230,
230 ही आ गया बच्चों। ठीक है सर, अब a प्लस बी प्लस सी बताओ सर कितना। 230 प्लस 1 5 माइनस 3 27, 8,000 रुपये आ रहा है मात्र। पॉजिटिव का 8,000 आ रहा है बेटा। इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इसमें प्लस करते हैं। कितना है हमारे पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 20 के, तो क्लोजिंग देखो 28 है। 20 और क्लोजिंग आ गया 28। शानदार सवाल। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। बड़ा था क्वेश्चन, लेकिन इसके अंदर काफी सारी एडजस्टमेंट्स आपकी एटलीस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाली ना लगभग सारी एडजस्टमेंट्स कवर हो गई, राइट। क्योंकि देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गुडविल रिटर्न ऑफ भी आ गया, डेप्रिसिएशन भी आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आ गया। क्या बचा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, वो भी तो आ गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी आ गया, शेयर इशू एक्सपेंसेस भी आ गए। तो इसने ये वाला पोर्शन आपका लगभग पूरा कवर कर दिया, ये भी पूरा कवर कर दिया। तो क्वेश्चन का जो मेन फोकस था ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे था। इन्वेस्टिंग में भी अच्छी अच्छी चीजें आई, जैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नया था, उसका इंटरेस्ट था, इधर शेयर इशू एक्सपेंसेस थे, वो नया था। तो इस तरीके के सवाल बच्चों जब आप करते हो ना, तो ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग करते हैं और ये आपको रेडी करते हैं नई नई चीजों के लिए। ठीक हो गया। अब मेरे पास बच्चों जो अगला सवाल है ना, मतलब 2 सवाल बचे हैं, कल करेंगे हम वो, मेनली अब नहीं कर रहे क्योंकि मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूं एंड आई डोंट वांट कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो इसी के अंदर। तो हम इसको यहीं पे रखेंगे, ये वाला सवाल हमारा हो गया। कल जो तुम्हारा सवाल है ना वो आखिरी टॉपिक पे है, मेरा आखिरी टॉपिक बचा है, वो आखिरी टॉपिक है ये। कौन सा वाला? ये देखो, प्लांट एंड मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक बच्चे का ये भी डाउट आया हुआ था कि सर ये दोनों ऐसे माइनस में दिए होते हैं तो इसका क्या करना है। इस टॉपिक पे फुल चर्चा कल करेंगे, ठीक है। ये आखिरी वीडियो रहेगा मेरा कैश फ्लो का, इसके अंदर मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो एक तो ये बड़ा क्वेश्चन करेंगे कल, बहुत शानदार है। देखो गुडविल भी है, ये भी है, इसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स भी है, बहुत अच्छा सवाल है। एडजस्टमेंट इसके अंदर 2 ही है, एक ये क्वेश्चन और एक ये देखो अगला वाला सवाल। फिर से ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखो इसके अंदर भी डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, इनकम टैक्स, काफी सारी एडजस्टमेंट्स इसके अंदर भी है। इनफैक्ट ये तो तुम कर सकते हो ट्राई, ये ट्राई करो, ये तो मैंने तुम्हें सब करा दिया है, ये ट्राई करो, ये तुम्हारा होमवर्क है। देखो जरा मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। डन, ये लो स्क्रीनशॉट लो, डन। और ये लो, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स दिया हुआ है, इनकम टैक्स दिया हुआ है, खत्म। ये तुम करो, ये तुम्हारा होमवर्क है और मुझे बताना जरा कमेंट सेक्शन में कि क्या तुम्हारा ये आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। कल कैश फ्लो को करते हैं समाप्त। अभी के लिए इतना ही, बहुत अच्छे से इसको देखो, कंप्लीट करो। कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आज वाला वीडियो में थोड़े क्वेश्चंस जो है ना वो टिपिकल हैं, थोड़े से लेवल हाई है, तो इसको 2-2 बार 3-3 बार देखना। और जब तक नहीं होते तब तक कॉपी में करते रहना करते रहना करते रहना। कोई छोटा पुटर डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं कल वाली वीडियो में कवर कर दूंगा। जैसे तुम देख ही रहे हो मैं हर वीडियो में तुम्हारे कॉमन डाउट्स डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।